जय हिंद बच्चों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का अगला लेक्चर। आज में पढ़ना है चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी। क्या पढ़ना है? चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी। कल हमने आरएनए अंतरक्षेप अच्छे तरीके से पढ़ा था। अब आज में पढ़ना है चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी। डालते हैं हम लोग हेडिंग चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी। चलो पहले हम लिखेंगे फिर समझाएंगे, क्योंकि ज़्यादा अभी स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा थ्योरी है, बाद में फिर थ्योरी नहीं है। जहाँ पर थ्योरी नहीं है वहाँ पर हम समझाएंगे, और जो सिर्फ रटने वाला है लिखा देंगे बस, बाकी समझ में आएगा। ऐसे सब कुछ रटना पड़ेगा। हाँ, ध्यान सुनना। पुनर्योगज डीएनए तकनीक, अभी कुछ नहीं लिखना है। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी ने स्वास्थ्य चिकित्सा में, बार बार ऐसे पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ, स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है। अत्यधिक प्रभाव डाला है। अत्यधिक प्रभाव, एक सेकंड रुकना आप, एक सेकंड वेट। आ गए हम फिर ध्यान सुनना, थोड़ा काम था। चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी मतलब चिकित्सा मतलब इलाज दवाइयाँ होता ना भैया। हाँ, ध्यान सुना। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक ने स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है। ठीक है, क्योंकि इससे उत्पन्न चिकित्सीय औषधियां अत्यधिक सुरक्षित और अत्यधिक प्रभावी होती थी। होती हैं। अत्यधिक प्रभावी होती हैं। पुनर्योगज औषधियों के अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव नहीं होते हैं। जबकि यही औषधि अगर अमानवीय स्रोतों से प्राप्त की जाती थी, तो इसके अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव होते हैं।
यहाँ था लगा है ना, होते थे। ध्यान सुनना, जैसे मान लो पहले चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, मतलब इलाज के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी। ध्यान सुनना, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, पुनर्योगज को क्या, पुनर्योगज डीएनए तकनीक को भैया ऐसे मतलब इतने को हम लोग और ऐसे लिख सकते हैं, आरडीएनए लिख सकते हैं ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ध्यान सुनना, पुनर्योगज डीएनए तकनीक ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में, पुनर्योगज डीएनए तकनीक ने स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है। कहाँ डाला प्रभाव? स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है। किसने डाला है? पुनर्योगज डीएनए तकनीक ने, पुनर्योगज डीएनए तकनीक ने, पुनर्योगज डीएनए तकनीक ने स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है, क्योंकि इससे उत्पन्न चिकित्सीय औषधियाँ सुरक्षित होती थी और अत्यधिक प्रभावी होती थी, सुरक्षित होती थी और अत्यधिक प्रभावी होती थी। ध्यान सुनना, पुनर्योगज औषधियों, यहाँ पता नहीं क्या है, पुनर्योगज औषधियों के अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव नहीं होते हैं। ध्यान सुनना, जैसे मान लो कोई ऐसी दवा है जिसको आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई जाएगी, तो उससे क्या होगा, हमें एलर्जी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? एलर्जी नहीं होगी। अगर वही दवा हम लोग अमानवीय स्रोत, मतलब मानव को छोड़कर किसी और स्रोत से निकाल लें, तो उसकी वजह से हमारे अंदर अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव दिखने लगते हैं। तो ये लिखा है, पुनर्योगज औषधियों के अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव नहीं होते हैं, जबकि यही औषधियां अगर अमानवीय स्रोतों से, किससे? अमानवीय स्रोतों से प्राप्त की जाती थी, तो क्या है, इनके अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव होते थे, अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव होते थे। इतना लिखो पहले आप, हेडिंग डाल देना, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी। पहले आप इतना उतारो, हम देख लेते रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा वीडियो। हाँ ठीक है सर, हल्का सा ऊपर कम दिख रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी। ध्यान सुनना, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, कौन? पुनर्योगज डीएनए तकनीक ने चिकित्सा के क्षेत्र में पुनर्योगज डीएनए तकनीक ने स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा वालों कोई समस्या नहीं है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक ने स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है, क्योंकि जो इससे उत्पन्न औषधियाँ होती हैं वो अत्यधिक सुरक्षित होती हैं और अत्यधिक प्रभावी होती हैं। सुरक्षित और अत्यधिक प्रभावी होती है, मतलब प्रभाव ज़्यादा होता है। पुनर्योगज औषधियों के अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव नहीं होते हैं, लेकिन जो अमानवीय स्रोतों से प्राप्त की जाती हैं उनके अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव होते हैं। और ध्यान सुनना एक पॉइंट, पूरे विश्व भर में 30 पुनर्योगज औषधियाँ स्वीकृत हैं, मतलब आप बाजार में बेच सकते हैं। कितनी? 30, लेकिन उसमें से 12 जो हैं भारत में बेची जा रही हैं। कितनी? 12 भारत में बेची जा रही हैं। तो इसको नीचे लिखना है, तो हम लिखते हैं, फिर आप बताइएगा। अभी रुक जाना। वर्तमान समय में ऐसे लिखना है, वर्तमान समय में 30 पुनर्योगज औषधियाँ वर्तमान समय में 30 पुनर्योगज औषधियों की स्वीकृति है। वर्तमान समय में 30 पुनर्योगज औषधियों की स्वीकृति प्रदान है, जिसमें से 12 भारत में बेची जा रही हैं। कितनी? 12 भारत में बेची जा रही हैं। पुनर्योगज औषधियाँ
विश्व भर में कितनी बेची जा रही हैं? 30। कितनी बेची जा रही हैं? 30। और 12 कहाँ बेची जा रही हैं? भारत में। 12 कहाँ बेची जा रही हैं? भारत में। 12 कहाँ बेची जा रही हैं? भारत में। आप नोट करो, जब तक हम फाइन ऑन करते हैं। फिर सुनना, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, मतलब इलाज के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी। ध्यान सुनना। अब पुनर्योगज जीनेटिक तकनीक ने स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है, क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक है, इससे उत्पन्न जो औषधियाँ होती हैं सुरक्षित और अत्यधिक प्रभावी होती हैं। पुनर्योगज औषधियों के अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव नहीं होते हैं, जबकि यही उत्पाद अगर अमानवीय स्रोत से निकाले जाएंगे, किसी जानवर से निकाले जाएंगे, तो उसके अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव होते हैं। ध्यान सुनना। वर्तमान में पूरे विश्व में 30 पुनर्योगज औषधियाँ बेची जा रही हैं, जिसमें से 12 कहाँ बेची जा रही हैं? भारत में। कहाँ बेची जा रही हैं? भारत में। इतना बता रहा पहले। इसके बाद डालना हेडिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इसके बाद हेडिंग डालनी है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अच्छा, हम लोग इंसुलिन बना क्यों रहे थे? समस्या क्या थी? थोड़ा सोचो। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन आनुवांशिकी तकनीक से बनाई गई इंसुलिन। ध्यान सुनना, ये मुख्य हेडिंग है। पहले हम लोग ये तो पढ़ लें, पहले समस्या क्या थी जो हम लोग आनुवांशिक तरीके से आनुवांशिकी का इस्तेमाल करके जो हम लोग इंसुलिन बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? समस्या क्या थी? जब हम लोग समस्या जान जाएंगे तब बनाना उचित रहेगा। हमें समस्या पता नहीं है, हम बनाए पड़े हैं। पहले तो समस्या जान लेना, जानना है पहले समस्या क्या थी। पहले समस्या क्या थी, पहले जानना। अच्छा देखते हैं समस्या क्या थी। समस्या क्या, पहले समस्या क्या थी? इसलिए पहले समस्या क्या थी, क्यों बनाया गया? ध्यान सुनना। जो डायबिटीज़ का मरीज होता है, जो मधुमेह का मरीज होता है, उसको इंसुलिन की आवश्यकता होती है। जो मधुमेह का मरीज होता है उसको किसकी आवश्यकता होती है? इंसुलिन की। देखते हैं हम लोग। मधुमेह मतलब डायबिटीज़ के मरीज को, पेशेंट को, के मरीज को इंसुलिन की आवश्यकता होती है। मधुमेह के मरीज को किसकी आवश्यकता होती है? इंसुलिन की आवश्यकता होती है। जो मधुमेह का रोगी होता है उसको किसकी आवश्यकता होती है? इंसुलिन की आवश्यकता होती है। अब ध्यान सुनना। अच्छा, हम लोग इंसुलिन की आवश्यकता है तो हम लोग एक काम करते हैं, जैसे मान लो बूचड़ खाना, आपने नाम सुना होगा, बूचड़ खाना, जहाँ पर क्या होता है जानवर काटे जाते हैं, उसे कहते हैं बूचड़ खाना। क्या बोलते हैं? बूचड़ खाना, जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है। ध्यान सुनना, यहाँ पर ढेर सारे जानवरों को काटा जाता है। अब उनका जो अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय बाहर निकाल लिए। अब इसमें क्या है, जो इसमें से इंसुलिन बना है, इसको हम बाहर निकाल के इंसान में डाल दें, किसी इंसान में डाल दें। तो हम लोग इससे क्यों बना रहे हैं ना, आनुवांशिकता मतलब आनुवांशिकी का इस्तेमाल करके हम लोग इंसुलिन क्यों बना रहे हैं? ध्यान सुनना भाई। इसमें हमने मान लो निकाल के हमने डाल भी दिया, पहले निकाल के डालते भी थे। पहले जो जानवर हैं और जो सुअर होती हैं उनके अग्न्याशय से इंसुलिन निकाल के इंसानों में डालते थे, लेकिन ये देखते थे कई बार एलर्जी होती थी। क्या होती थी? इंसान के अंदर एलर्जी हो गई। क्या हो गई?
एलर्जी हो गई या अन्य प्रतिक्रियाएं होने लगती थी, जिससे इस इंसान को समस्या होती थी। तो क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने सोचा इससे निकाल कर उसमें डाल रहे हैं तो समस्या जब आ रही है तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग आनुवांशिकी यानी ध्यान सुनना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का इस्तेमाल करके तब बना लें। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का इस्तेमाल करके हम लोग तब बना लें। तो वही बनाएं क्योंकि इंसान, मान लो हमने निकाल लिया सुअर से, अब एलर्जी हो जा रही है, हमें एलर्जी से बचाने के लिए ही हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया है। तो आगे वही लिखेंगे अब कि हमें ऐसा क्यों, हम लोग ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं, आवश्यकता होती है। पहले के समय में इंसुलिन को मरे हुए जानवरों या मतलब मरे हुए मतलब सड़ गए उनसे नहीं, जिनको मारा गया है, हाँ अच्छा को इंसुलिन को जानवरों तथा सुअरों को मारकर उनके अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज, से निकाला जाता था। कई बार ये इंसुलिन इंसानों में एलर्जी को हिंदी में कहते हैं प्रत्युर्जा। क्या कहते हैं? प्रत्युर्जा। कई बार ये इंसुलिन इंसानों में एलर्जी कर देती थी या अन्य प्रतिक्रियाएं होने लगती थी या अन्य समस्याएं होने लगती थी। अब इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं भैया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। चलो फिर सुनना, पहले समस्या क्या है, समस्या हम लोग जान लेते हैं। समस्या ये थी कि जो मधुमेह के मरीज होते हैं उनको इंसुलिन की आवश्यकता होती है। मरीज किसकी आवश्यकता होती है? इंसुलिन की आवश्यकता होती है। पहले के समय में क्या था, जो इंसुलिन था उसको जानवरों और सुअरों को मार करके उनके अग्न्याशय से इंसुलिन हम लोग निकाल लिया करते थे। निकालने के बाद मतलब मरीज को दे दिया करते थे। तो कई बार जो इंसुलिन था वो इंसानों में क्या करता था, एलर्जी यानी प्रत्युर्जा कर दिया करता था, एलर्जी करता था, जिससे या तो अन्य प्रतिक्रियाएं होने लगती थी। अब इतना नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रतिक्रियाएं होने लगती थी। अभी एक कंपनी आएगी जिसका नाम है एली लिली। क्या नाम है? एली लिली। इतना नोट करो पहले आप। ये हो गई पहले समस्या क्या थी। हाँ ठीक है भैया, हमने पहले समस्या जान ली। अब मान लो हमें इंसुलिन बनाना भी है, तो इंसुलिन में क्या क्या होता है। इंसुलिन मान लो हमें पता ही नहीं इंसुलिन कैसा होता है, तो हम कैसे बना डालेंगे? हमें पता हो पहले इंसुलिन कैसा होता है, उसके बाद बनाएंगे। पहले हमने समस्या जानी, पहले हमने ऊपर लिखा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, मतलब जो आनुवांशिकी का इस्तेमाल करके
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो हमने इंसुलिन बनाया है, मतलब बनाना हमें इंसुलिन, हम इंसुलिन क्यों बनाएं, पहली बात तो हम ये जान लें। पहली समस्या क्या थी, हमने समस्या पढ़ लिया कि जो पहले मतलब डायबिटीज़ के मरीज होते हैं, मधुमेह के पेशेंट होते हैं, उनको इंसुलिन की आवश्यकता होती है। और पहले ज़माने में क्या था कि जो मतलब शुगर जानवर को मारते थे ना, जानवर को, उनसे उनके अग्न्याशय से हम लोग इंसुलिन निकाल दिया करते थे और इंसानों में दे दिया करते थे। जो मरीज थे मधुमेह के, अब क्या होता था कुछ में कई बार तो उनको एलर्जी होती थी। क्या होती थी? एलर्जी, या तो कभी कभी उनको समस्या हो जाती थी, कोई ऐसी प्रक्रिया होती थी जिसको झेल नहीं पाते थे, सहन नहीं कर पाते थे। तो क्या हुआ भैया, ये समस्या हम जान गए, ये सब समस्या थी। अब हम इंसुलिन बनाने जा रहे हैं, लेकिन इंसुलिन बनाएं तो बनाएं कैसे, पहले जान तो ले इंसुलिन में होता क्या क्या है। जैसे मान लो हमें दाल बनानी है, अब हमें पता नहीं दाल बनती कैसे है। हम बटुई लेके चले आए, उसको आग पे चढ़ा दिए, हाँ, बड़ो मतलब उसको आग पे रख दिए। अब पता नहीं इसमें क्या क्या पड़ता है, तो हम कैसे बना पाएंगे दाल। पहले हम ये तो जान लें कि जो अरहर की दाल आती है, तुअर 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 मतलब अरहर होता है ना, अरहर की जो दाल होती है, इसको धुलने के बाद इसमें डाल देते हैं। इसमें पानी पानी तो रहता ही है, पानी रहता है, अरहर डालते हैं, नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, फिर फ्राई करते हैं, दाल बन जाती है अच्छी तरीके से। लेकिन हमें पता तो हो ना क्या क्या करना होता है, हमें पता ही नहीं। पहली बात तो हम ये जान लें कि दाल बनाने के लिए क्या क्या हमको चाहिए, क्या क्या हमको चाहिए, हमें पता ही नहीं। मान लो बनानी है दाल, हम लेके आ रहे हैं आलू, बैंगन, टमाटर लेके आ रहे हैं, ये सब मिला के बना डाले, बन गई सब्जी। क्या बन गई? सब्जी बन गई। अरे हमें पता चल जाए पहले, हम बनाना मतलब इसमें है क्या क्या चीज़, तो हम बनाएं उसको। तो हम हेडिंग डालनी है इंसुलिन की संरचना। क्या डालना है? इंसुलिन की संरचना। और भैया हम ये कह रहे हैं कि अब रक्षाबंधन आने वाला है, आप लोग अपने भाइयों से लड़िएगा मत, हाँ, लड़ना नहीं है। चलो नहीं तो भैया समझ लो फिर गिफ्ट वैसा ही मिलेगा। तो हेडिंग क्या पढ़नी है? इंसुलिन की संरचना। इंसुलिन की संरचना। इंसुलिन की संरचना, दूसरी हेडिंग डाल देंगे इंसुलिन की संरचना। इंसुलिन की संरचना। एक काम करते हैं, इधर डाल दें फीचर डाल लें, इधर डालें डिस्क्रिप्शन। लक्षण, फीचर मतलब होता है लक्षण। क्या होता है? लक्षण। डालिए फीचर है, फीचर और डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में वर्णन करना है, डिस्क्रिप्शन। इसमें सही लिखनी है ना, पता नहीं जो भी है। डिस्क्रिप्शन मतलब होता है वर्णन या विवरण होता है, विवरण, विवरण लिखते हैं, विवरण। और इधर फीचर, लक्षण। फीचर गुण डालें, गुण, लक्षण डालो या गुण डालो, जो आपकी मर्जी आप हो वो डालो। तो पहली है इसके अंदर पहला पॉइंट हम लोग उड़ाने के चेन्स। चेन मतलब श्रृंखला। क्या होता है? श्रृंखला। चेन मतलब क्या होता है? श्रृंखला। ध्यान सुनना, जो इंसुलिन होता है, परिपक्व इंसुलिन में दो श्रृंखला होती है। कितनी होती है? दो श्रृंखला होती है। पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं, आगे लिखते हैं, एक अपरिपक्व एक परिपक्व डालें तब सही रहेगा। अपरिपक्व, अपरिपक्व इंसुलिन, इसमें तीन चेन होती है। कितनी चेन होती है? तीन चेन होती है इसमें। इसमें तीन चेन होती है। कितनी होती हैं? तीन चेन यानी श्रृंखला होती है। तीन चेन होती कौन कौन सी? ध्यान सुनना आप। चेन ए, चेन ए, चेन बी, चेन सी। जो चेन ए होता है, इसमें 21 अमीनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? 21 अमीनो एसिड। जो चेन बी होता है, इसमें 30 अमीनो एसिड होती है। जो चेन सी होता है, इसमें 31 अमीनो एसिड होता है। कितने होते हैं? 31 अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, ये तो अपरिपक्व था। जब परिपक्व होता है तो यहाँ लिखते हैं परिपक्व अमीनो एसिड, परिपक्व, परिपक्व
परिपक्व नहीं लिख पा रहे हैं, मैच्योर, परिपक्व अमीनो एसिड, सॉरी परिपक्व इंसुलिन। पहली बात तो ये बताओ इंसुलिन में कितनी चेन होती हैं। अब आप इंसुलिन में चेन बता नहीं पाएंगे कितनी होती है जब तक वो ये ना कह दे परिपक्व की अपरिपक्व। जब वो बोल दे परिपक्व तो बताएं 2 चेन होती हैं, अपरिपक्व में 3 होती हैं, अपरिपक्व में 3 होती हैं। तो इसमें 3, इसमें 2, इसमें कितनी चेन होती हैं भैया? इसमें 2 चेन होती हैं, इसमें 2 चेन होती हैं। कौन कौन सी चेन होती हैं भैया? इसमें होती है चेन ए और चेन बी, ये वाली चेन नहीं होती है। जब परिपक्व हो रही होती है तो चेन जो सी है वो हट जाती है, मतलब अपरिपक्व में चेन सी होती है, जब परिपक्वन हो रहा होता है चेन सी अलग हो जाती है। चलो अब दूसरी हेडिंग डालेंगे लिंकेज। क्या डालेंगे? लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है किस बंध से सब जुड़ी रहती हैं, किस बंध से जुड़ी रहती हैं। ध्यान सुनना, चेन ए और चेन बी, चेन ए और चेन बी, ये आपस में डाई सल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है, डाई सल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। डाई सल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। इतना उतारो पहले आप। इसके बाद डाल देना हेडिंग मैचुरेशन, यानी परिपक्व इंसुलिन। हमने यहाँ लिख तो दिया है, चलो लिख के चल देंगे एक बार हल्का सा। अब ठीक है। तीसरा क्या डाल लें? पहले परिपक्व डाल लें, परिपक्व ना डालें, पहले डाल लें प्रोडक्शन फिर मैचुरेशन। तीसरा प्रोडक्शन मतलब निर्माण, इसके बाद डाल दें चौथा मैचुरेशन, परिपक्वन। मैचुरेशन यानी परिपक्वन। अच्छा ध्यान सुनना पहले, प्रोडक्शन मतलब निर्माण। जो इंसुलिन होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब इंसुलिन बनता है तो वो बनता है अपरिपक्व रूप में। कैसा? अपरिपक्व या प्राक इंसुलिन, प्राक हार्मोन के रूप में बनता है। मतलब परिपक्व होने की जो पहले की अवस्था होती है उसे कहते हैं प्राक अवस्था। क्या बोलते हैं? प्राक अवस्था। क्या बोलते हैं? प्राक अवस्था या पहले की अवस्था बोल सकते हैं। इंसुलिन का निर्माण प्रो इंसुलिन या प्राक इंसुलिन के रूप में होता है, मतलब अपरिपक्व। कैसा रहते? पहले कैसे रहते भैया? अपरिपक्व रहती हैं। अब परिपक्वन होगा, मैचुरेशन होगा। परिपक्वन के समय चेन सी हट जाती है, चेन सी हट जाती है, चेन सी हट जाती है, चेन सी हट जाती है।
चेन ए और चेन बी बचती है, चेन ए और चेन बी बचती है। कहाँ बना दें हम फिगर, चलो हम बाहर फिगर बनाएंगे। इसको पहले हम लोग फिर से अच्छे से समझते हैं एक एक पॉइंट। इंसुलिन की संरचना, इंसुलिन की संरचना मतलब इंसुलिन में क्या क्या होता है पहले हमें ये जानना था। इंसुलिन में कितनी चेन होती हैं हम लोग ये नहीं बता पाएंगे, पहले ये जान लें। परिपक्व इंसुलिन की बात कर रहा है कि अपरिपक्व, परिपक्व में 2 होती हैं, अपरिपक्व में 3 होती हैं। परिपक्व में कितनी 2 होती है, अपरिपक्व में 3। कौन कौन सी होती है, ए बी सी। ए बी सी जब परिपक्व हो रहा होता है सी वाली हट जाती है, सी वाली हट जाती है, ए और बी बचती है, ए और बी बचती है। कितनी चेन होती है भैया, 2 होती है। परिपक्व में 3 होती है, अपरिपक्व में चेन ए बी सी। ए में कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 21, बी में 30 होते हैं और सी में कितने होते हैं, 31। 21 30 31, 21 30 31। अब सुनना, लिंकेज मतलब कौन सा बंध पाया जाता है, ध्यान सुनना। चेन ए और चेन बी के बीच डाई सल्फाइड बंध पाया, डाई मतलब 2 या बाई मतलब 2, डाई सल्फाइड बंध पाया जाता है। कौन सा, डाई सल्फाइड बंध पाया जाता है। प्रोडक्शन जो इंसुलिन होता है वो प्राक हार्मोन, इंसुलिन एक हार्मोन होता है ना, जो इंसुलिन होता है उसका प्राक हार्मोन बोल सकते हैं या प्राक इंसुलिन के रूप में निर्माण होता है। प्राक इंसुलिन नहीं, प्रो इंसुलिन, पहले वाला इंसुलिन के रूप में निर्माण होता है, मतलब अपरिपक्व रहता है। मैचुरेशन में के टाइम पे क्या, परिपक्वन के समय क्या होता है, चेन सी हट जाती है, चेन सी हट जाती है। अब बता दो इसको, हम बना दे फिगर। जय श्री राम। मेरी बात को ध्यान से देना है, चाहे आज हमने पढ़ाया है इसको कम पढ़ना, लेकिन रक्षाबंधन आ रहा है, ना आपको अपनी बहन से लड़ना है भाई, ना बहन को भाई से। रक्षाबंधन राखी वाखी बन जाए फिर उसके बाद चाहे मारा पीटी करिए आप, कोई समस्या नहीं है। हम बना रहे हैं इंसुलिन की संरचना बना रहे हैं, इंसुलिन की संरचना बना रहे हैं। चलो ये है चेन ए है, क्या है ये, चेन ए नाम है इसका, इसका नाम क्या है, चेन बी नाम, क्या नाम है, चेन बी। और जो सबसे बड़ी चेन इसका नाम क्या है, चेन सी नाम है, क्या नाम है, चेन सी नाम है। ध्यान से देखना, ये दोनों आपस में किस बंध से जुड़े होते हैं, डाई सल्फाइड बंध से। कौन से बंध से, डाई सल्फाइड बंध से आपस में जुड़े होते हैं। कौन से बंध से, डाई सल्फाइड बंध से आपस में जुड़े होते हैं। डाई मतलब 2, सल्फाइड मतलब सल्फर, डाई सल्फाइड बंध से जुड़े होते हैं। हमने लिखा था जो चेन ए, पहले फिर से देख लो तब, चेन ए में कितने अमीनो एसिड, 21 अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। चेन बी में कितने होते हैं, 30 अमीनो अम्ल। चेन सी में कितने होते हैं, 31 अमीनो अम्ल। मतलब ये छोटी चेन होगी, ये उससे बड़ी, ये सबसे बड़ी, वही बनाए दो। यहाँ से यहाँ तक हमने ए बनाया और यहाँ से यहाँ तक हमने बी बनाया, और सबसे बड़ी क्या है, सी है। क्या है सबसे बड़ी, सी। अब ये अपरिपक्व है, कैसी है भैया, अपरिपक्व, अपरिपक्व। अब इधर हम बना दे रहे हैं परिपक्व। पहले हम संरचना जान लें अच्छे तरीके से, तभी तो बनाएंगे ना। ये चेन ए हमने छोटी बनाई ना, इससे बड़ी बी बना दी हमने। कौन सा बंध होता है, डाई सल्फाइड बंध, डाई सल्फाइड बंध। कौन सा बंध होता है, डाई सल्फाइड बंध। कौन सा बंध होता है, डाई सल्फाइड बंध होता है। कौन सा बंध होता है, डाई, इसमें सल्फर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, डाई सल्फाइड बंध। और ये वाली कौन सी पेप्टाइड है, ये सी पेप्टाइड है। ये ए चेन है, ये बी चेन है, ये सी चेन है। हमें आवश्यकता सिर्फ इसकी होती है, हमें सिर्फ आवश्यकता इसकी होती है।
पहले डाल दो हेडिंग। इसको पहले बना लो, फिर हम डालते हैं हेडिंग। आरडीएनए तकनीक से बना इंसुलिन, आरडीएनए तकनीक से बना इंसुलिन। आरडीएनए तकनीक से बना इंसुलिन। आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी से बना इंसुलिन। से इंसुलिन बनाना, ऐसे लिखो, से इंसुलिन बनाना। ऐसे डाल लो हेडिंग, हमें समझना ही तो है। हेडिंग कुछ भी डालो। अब जैसे मान लो ये तुम्हारा पैनक्रियाज है, क्या है ये, मानव का पैनक्रियाज है। इसमें दो टाइप की सेल पाई जाती हैं, अल्फा और बीटा सेल। अल्फा जो है ग्लूकागॉन नामक हार्मोन बनाता है, बीटा सेल इंसुलिन नामक हार्मोन बनाती है। अब जो बीटा कोशिका है, बीटा कोशिका के अंदर भी जीन होगा। हाँ, जीन तो सबके अंदर, जितनी कोशिका सबके अंदर होगा, डीएनए होगा। तो इसमें से हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक वाला जो था ये इंसुलिन का जीन था। किसका जीन था? इंसुलिन का जीन था। तो हमने इंसुलिन वाला जीन निकाल लिया। तो वही लिखेंगे हम लिखेंगे आगे, हमने मानव की शरीर से इंसुलिन वाला जीन निकालकर किसी बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई, इस्किरिसिया कोलाई, ई कोलाई में डाल दिए और अब ये इंसुलिन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? इंसुलिन का निर्माण करेगा। और अब ये इंसुलिन का निर्माण करेगा। ठीक है भैया, अब ध्यान सुनना। इससे पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन तो बन जा रही थी, इससे पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बन रही थी, लेकिन सबसे मुख्य समस्या थी इसे परिपक्व बनाना। किसे परिपक्व बनाना? जो इंसुलिन हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर ढेर सारी बनवा रखी है, उसमें कितनी चेन थी? चेन ए थी, चेन बी थी, और कौन सी चेन थी? चेन सी थी, ए बी सी थी। अब हमें इसको हटाने में बड़ी समस्या आ रही थी। आरडीएनए तकनीक से इंसुलिन तो बना लिए, जीन निकाल के डाल के बनवा लिए, लेकिन इसको निकालने में बड़ी समस्या आ रही थी, परिपक्व कर नहीं पा रहे थे। तो अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? एली लिली। क्या नाम है? एली लिली। पहले एक बार फिर से रिवाइज करें 2-3 बार, तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, एली लिली के पास पहुँचेंगे। ध्यान सुनना। रिकॉम्बिनेंट तकनीक से इंसुलिन बनाना। मानव शरीर से हमने क्या किया था? इंसुलिन का जो जीन होता है उसको निकाल लिए। पहला पॉइंट क्या था? मानव शरीर से इंसुलिन के जीन को निकालने के बाद हमने किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया। वो बैक्टीरिया इंसुलिन बनाएगा। क्या बनाएगा? इंसुलिन बनाएगा। हमने पढ़ रखा ना पहले कि मतलब बनवाने तरीका था, निकाले, डाले, काटे, जो भी किए। हमने क्या किया? मानव के शरीर से इंसुलिन वाला जीन निकालने के बाद क्या किया? उसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किए। अब क्या किए? बैक्टीरिया ढेर सारा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा। अब इंसुलिन ढेर सारा बन रहा है, लेकिन उसको मैच्योर करना, परिपक्व रूप में बनाना, सबसे बड़ी समस्या यही थी। तो क्या हुआ? एक कंपनी है, इसका नाम क्या था? एली लिली। क्या नाम उसका? एली लिली।
इतने में आ जाएगा, आइए देखते हैं। आगे लिखना है, बनाना। सन 1983 में एक अमेरिकन कंपनी एक अमेरिकन कंपनी एली लिली, एक अमेरिकन कंपनी एली लिली ने इस समस्या को दूर किया, ध्यान सुनना। इस कंपनी ने क्या किया था हमें ये जानना है। जैसे मान लो कि उसने क्या किया था कि, अच्छा पहले इधर मिटा के तब समझाते हैं, यहाँ मिटा दें तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे इंसुलिन वाला जीन हमने निकाल लिया, ध्यान सुनना। अब उसने क्या किया था कि उसने ये देखा कि ये जीन है, ये तीनों चेन बना दे रहा है, ABC तीनों बना दे रहा है। तो यार एक काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि जिसमें जीन जो है उसको काट के निकाल दिया जाए। मतलब जो जीन चेन ए बनाए और जो जीन चेन बी बनाए उसको निकाल दिया जाए। इसने क्या किया, चेन ए वाला जीन निकाल लिया और चेन बी वाला जीन निकाल लिया। चेन ए और चेन बी का जीन निकाले, उसके बाद अलग अलग बैक्टीरिया में दोनों को डाल दिए। चेन ए वाला इसमें डाले, चेन बी वाला इसमें डाले। ध्यान सुनना। अब इसने क्या ढेर सारी चेन ए बना दी, इसने ढेर सारी चेन बी बना दी। अब क्या हुआ, वैज्ञानिक ने इन दोनों के बीच डाइसल्फाइड बंध बना दिया, इंसुलिन बनके तैयार। मतलब इसने ऐसा कुछ किया कि इसको परिपक्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उसने अलग अलग बनाया के दोनों को जोड़ दिया फिर से। मतलब ये था कि अभी तक क्या था, ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये चेन ए थी, चेन बी थी, अब ये दोनों आपस में जुड़ी हैं, दोनों आपस में जुड़ी थी भैया, ये दोनों आपस में जुड़ी हैं। अब जो हमने RDNA तकनीक से बनाया था ऐसे जुड़ी थी। तो एली लिली ने क्या सोचा यार कि एक काम करते हैं, दोनों को चेन को ए और चेन बी को अलग अलग बनाते हैं। चेन सी का कोई काम ही नहीं है, मेरे काम का है नहीं। तो चेन ए और चेन बी को अलग अलग बना के डाइसल्फाइड बंध से जोड़ दिया, काम आसान कर दिया। तुम्हें वही लिखना है, दूर किया। इसने चेन ए और चेन बी को अलग अलग बनाकर डाइसल्फाइड बंध से जोड़ दिया। अब ये इंसुलिन मानव के उपयोग के लिए तैयार है। अब हमें अगला पढ़ना है जीन थेरेपी। क्या पढ़ना है अगला? जीन थेरेपी। पहले आप इसको नोट करिएगा इस तरीके से, अच्छे से समझिएगा। इसको हमने समझा तो दिया इस तरीके से, अब कुछ समझाना है नहीं। तो क्या करना, एक बार फिर सुन लो भैया। रिकॉम्बिनेंट, एक बार देखें कुछ सही है ना, कुछ कट तो नहीं रहा है? हाँ ठीक है, ध्यान सुनना। आइए स्टार्ट करते हैं फिर से। रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक से इंसुलिन बनाना। मानो ये तीसरा हेडिंग था, तीसरा वाली, ठीक है। तीसरी, पहली मतलब मुख्य समस्या क्या थी, पहले समस्या क्या थी, फिर इंसुलिन की संरचना जाने थे हम लोग। अब इसके बाद ये जान रहे हैं, ध्यान से मतलब RDNA तकनीक से इंसुलिन बनाना। मानव की शरीर से मतलब पैनक्रियास से हमने मतलब अग्न्याशय से हमने इंसुलिन वाला जीन निकाल लिया। अब क्या हुआ, उसको किसी बैक्टीरिया के अंदर हमने डाल दिया। अब उससे हमने इंसुलिन का निर्माण करवाया, करेगा वो, हाँ बनाएगा। अब उससे पर्याप्त मात्रा में तो बन रहा था, लेकिन मेन समस्या ये आ रही थी
तो इसको हम परिपक्व नहीं कर पा रहे थे, यानी जो चेन सी थी उसको हम लोग हटा नहीं पा रहे थे, चेन सी को हम लोग हटा नहीं पा रहे थे। तो क्या हुआ, अमेरिकन कंपनी एक थी जिसका नाम था एली लिली। क्या नाम था? एली लिली। क्या नाम था उसका? एली लिली। कब आई थी? 1983। अब सुनो, जैसे मान लो आप भूल जाओ कि 83 था, क्या था, ई जो है ई को ऐसे उल्टा बना देना तो 3 आ गया ना। अब इसको 8 बनाना है तो ऐसे बना देना, क्या बन गया? 83 बन गया ना। अरे सुनो ना, पहले क्या था कि ये 3 है, क्या है ये? 3 है ना ये। अब इसमें ऐसे लाइन खींचते क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। 8 बन गया ना। अब जो ये पहले है इसको हम इधर लेके आते हैं, ये ऐसे 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 किए। अब इस लाइन को हमने काटा और लाइन कहाँ चिपका दिए। अब क्या बन गया? 9 बन गया ना। क्या बन गया? 9 बन गया। क्या बन गया? 9। इधर बन लगा ही देना आप, इतना सब कुछ कर ही दिया तो 9 भी लगा देना आप। तो 1983 में कौन कंपनी थी? एली लिली। इसने क्या किया था? चेन ए और चेन बी को अलग अलग बनाकर डाइसल्फाइड बंध से जोड़ दिया था और हमारा इंसुलिन बनके तैयार हो गया था। उसको हमने फिर बाजार में बेचा, चल रहा है बकायदे। अब अच्छा, पहले समस्या क्या थी? अब फिर से बात रिवाइज कर लें पूरा। मुख्य समस्या क्या थी कि जो इंसुलिन था, मतलब जो मधुमेह का मरीज था उसको इंसुलिन की आवश्यकता होती थी, उसको इंसुलिन की आवश्यकता होती थी। लेकिन पहले टाइम पे क्या था, जानवरों को मार के, सूअरों को मार के उनके अग्न्याशय से इंसुलिन निकाल के इंसानों को दिया जाता था। उससे एलर्जी होती थी या अन्य प्रक्रियाएँ होती थी। अब क्या किया हमने? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने का प्रयास किया। तो पहले हम जान लें समस्या क्या थी। समस्या ये थी कि जो इंसुलिन पहले हम लोग निकालते थे वहाँ, मतलब हमने इतना पढ़ लिया ना, ठीक है, सॉरी, ठीक है। समस्या वही थी, हमने अब ये जान लिया कि संरचना, मतलब समस्या जान ली है हम। समस्या क्या थी कि इंसुलिन जो है एलर्जी करता था जो हम लोग जानवर से निकालते थे। तो हमें संरचना क्या जानना था? संरचना। क्या जानना था? संरचना। बिना जाने कैसे बना लेंगे? उसमें क्या क्या होता है? चेन ए, चेन बी, चेन सी। अपरिपक्व में होता है, परिपक्व में क्या होता है? ए और बी होता है। और किस बंध से जुड़े होते हैं? डाइसल्फाइड बंध से जुड़े होते हैं। जब अपरिपक्व होता है तब चेन सी होती है, परिपक्व टाइम पे चेन सी हट जाती है। ठीक है। आरडीएन तकनीक से इंसुलिन बनाना। मानव के शरीर से हमने इंसुलिन वाला जीन निकाल करके किसी बैक्टीरिया में डाल दिया, जैसे इकोलाई में डाल दिया, और ये इंसुलिन बनाएगा, पर्याप्त मात्रा में बनाएगा। लेकिन इससे क्या समस्या हो रही थी? इसको परिपक्व करने में समस्या आ रही थी। तो 1983 में एक कंपनी आई जिसका नाम क्या था? एली लिली। इसने क्या किया था? चेन ए और चेन बी को अलग अलग बनाया था, जिसके बाद समस्या हो गई सॉल्व और इंसुलिन बाकायदे आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको इसको रिवाइज करना है। हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।